क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ प्रोसेस बताया है पर उस प्रोसेस के पीछे की ट्रांसपेरेंसी नहीं दी? क्या वोटर्स को ये क्लियरली बताया गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का असली पर्पस क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी बात को पकड़ लिया है? क्योंकि जो ईसीआई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट में लिखा है और जो कोर्ट में आर्ग्यू किया जा रहा है, दोनों एक जैसे नहीं लग रहे। तो पूरा मुद्दा क्या है, एसआईआर किस लिए है, माइग्रेशन और इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेंट्स का एंगल कहां से आया और ड्यू प्रोसेस पर इतना हंगामा क्यों? चलिए देखते हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब अलग अलग स्टेट्स में इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज किया गया। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की। ईसीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, और यहीं से कोर्ट और ईसीआई के बीच एक बहुत क्रूशियल कन्वर्सेशन शुरू होती है, जो सिर्फ वोटर्स लिस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सिटीजनशिप, माइग्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स तक जाती है। सबसे पहले एसआईआर का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या था? ईसीआई के अनाउंसमेंट के मुताबिक एसआईआर का पर्पस था माइग्रेशन, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, स्टेट्स के बीच मूवमेंट हो रही है, इसलिए वोटर रूल्स को क्लीन और अपडेटेड करना बेहद जरूरी है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लगता है और पहली नजर में काफी हार्मलेस भी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आए तो पिक्चर थोड़ी बदलने लगी। कोर्ट के सामने जब ईसीआई के काउंसिल राकेश द्विवेदी आर्ग्यू कर रहे थे, तब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उभर कर आया। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि आर्टिकल 326 के अंदर इलेक्शन कमीशन को राइट है कि वो सिटीजनशिप को इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करे। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम है क्योंकि आर्टिकल 326 वोटिंग राइट्स को सिटीजनशिप से जोड़ता है। लेकिन इसी पॉइंट पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सीधा सवाल दिया। उन्होंने पूछा कि was the requirement for examination of citizenship in light of the amendments to the Citizenship Act a trigger? Because that trigger does not find eloquent expression in the SIR reasons. यानी कोर्ट का कहना था कि अगर सिटीजनशिप एग्जामिन करना ही असली ट्रिगर था, तो फिर SIR के ऑफिशियल रीजंस में इतनी क्लियरली क्यों नहीं लिखा गया? क्यों सिर्फ माइग्रेशन बोला गया? जस्टिस बागची ने और आगे पॉइंट आउट किया कि ईसीआई के ऑफिशियल रीजनिंग में इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात है, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने थोड़ा और ऐड करते हुए कहा कि एंड इवन क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, और यहीं से कंट्रोवर्सी का कोर उभर कर आया। जस्टिस बागची ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, योर SIR does not pinpoint that it is trans border migration और illegal migration। यानी कोर्ट का कहना था कि आप अब जो बोल रहे हो क्रॉस बॉर्डर या इलीगल माइग्रेशन, वो SIR के टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा ही नहीं है। तो फिर क्या ईसीआई बाद में जस्टिफिकेशन चेंज कर रही है? सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने यहाँ एक इंटरप्रेटिव आर्गुमेंट दिया। उनका कहना था कि माइग्रेशन एक ब्रॉड टर्म है जो ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन को भी सब्ज्यूम कर लेता है, लेकिन जस्टिस बागची इस लॉजिक से सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने एक बेसिक लीगल डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन की जो इस केस का हार्ट है। जस्टिस बागची ने कहा कि माइग्रेशन लॉफुल भी हो सकता है। इंडिया में हर सिटीजन को इंटर स्टेट माइग्रेशन का राइट है। लोग बिहार से दिल्ली जा सकते हैं, बंगाल से महाराष्ट्र शिफ्ट हो सकते हैं बिना किसी इलीगैलिटी के। अगर इंटर कंट्री माइग्रेशन हो और डॉक्यूमेंट्स ना हो तब वो इलीगल माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन जब आप सिर्फ माइग्रेशन लिखते हो तो वो लॉफुल माइग्रेशन को भी कवर करता है। इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि SIR के रीजंस में इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेंट्स का एंगल एलिक्वेंटली स्टेटेड ही नहीं है। यहीं पर जस्टिस बागची ने वो सवाल पूछा जो इस पूरे केस का क्रक्स बन गया। Are you defending the SIR to go into the question of illegal migrants? Because that is not very eloquently stated in your reasons. यानी सुप्रीम कोर्ट सीधा ये समझना चाह रही थी कि ईसीआई का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। क्या SIR का प्रोसेस इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करता है? अगर हाँ, तो फिर उसे क्लियरली लिखना चाहिए था। अगर नहीं, तो कोर्ट में ये जस्टिफिकेशन क्यों आ रही है? इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ईसीआई का SIR इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए है, एज पर द अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। उन्होंने कहा कि व्हाट आई एम सबमिटिंग इज दैट दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 इज चेंजिंग द नॉर्म्स ऑफ सिटीजनशिप व्हिच हैज कम आफ्टर दैट in as much as we are compelled to examine in a revision। यानी आर्ग्यूमेंट ये था कि 2003 के बाद सिटीजनशिप के नॉर्म्स चेंज हो गए और इसलिए वोटर रोल्स के रिवीजन के टाइम सिटीजनशिप को एग्जामिन करना अनअवॉइडेबल हो गया। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि 2003 के बाद के 20 सालों में अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया गया। सिस्टम सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही चलता रहा और ऑब्जेक्शंस फॉर्म 7 के थ्रू आते रहे। अब SIR के नए रिक्वायरमेंट के अंदर जो लोग 2003 के बाद बॉर्न हुए उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलती।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के सेक्शन 3 के मुताबिक इंडिया में 2003 के बाद पैदा हुए बच्चे तभी सिटीजन होंगे जब दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इसी वजह से लिंकेज एस्टैब्लिश करना जरूरी हो गया, यानी पेरेंट्स का नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में होना। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने डेटा के साथ अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में 76% लोगों को कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो इजीली वेरीफाई हो गए 11 लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। उनका ये भी कहना था कि किसी भी वोटर ने एसआईआर को चैलेंज नहीं किया, ना अपील्स में, ना रिट पिटिशंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने। इस पॉइंट पर ईसीआई का स्टैंड ये था कि अगर प्रोसेस इतना ही अनफेयर होता तो एक्चुअल वोटर्स चैलेंज करते, लेकिन यहाँ चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज और एनजीओ जैसे कि एडीआर के थ्रू आया है। फिर केस का दूसरा बड़ा एंगल आता है ड्यू प्रोसेस। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ईसीआई ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और प्रोसेस आर्बिट्रेरी है। इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का रिस्पॉन्स काफी शार्प था। उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल जो पिटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से बोरोड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा और फिर थोड़ा पॉलिटिकल फ्लेवर के साथ कहा, मिस्टर सिंघवी वांट्स टू इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस एट अ टाइम व्हेन द यूएस इज हार्डली फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। नाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन गो एंड सडनली लिफ्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड ब्रिंग हिम टू द यूएस ट्रायल, सो वेयर इज द ड्यू प्रोसेस। जिसके साथ उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट्स का रेफरेंस दिया, जहां कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी डिसीजंस पर रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बेंच ने पहले ही एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो ईसीआई को इंटेंसिव रिवीजन करने का पावर देता है, इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट, इसका मतलब अनरेगुलेटेड पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि ये मैनर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर ही होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि ईसीआई के पावर्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्लैरिटी जरूरी है, स्पेशली जब बात वोटिंग राइट्स और सिटीजनशिप जैसे सेंसिटिव इश्यूज की हो। अब व्यूअर्स, इस केस की हियरिंग समाप्त नहीं हुई है और एक बार फिर से हमारे सामने कंटिन्यू रहेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।